हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम विवो मापी के द्वारा वोल्ट मीटर का हमने अंशशोधन समझा। ठीक है। हमने शायद लास्ट टाइम हमने एक अनुप्रयोग और समझा था, अल्प प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं विभव मापी के द्वारा। ठीक है, वो हमने समझा। यहाँ पर दो अनुप्रयोग लास्ट में समझे, और उससे पहले हमने दो अनुप्रयोग समझे। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, और दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। ये हमने चार अनुप्रयोग अब तक हमने समझ लिए हैं। टोटल पांच अनुप्रयोग होते हैं विभव मापी के, और ये पांचवा अनुप्रयोग है आज का, लास्ट ये अनुप्रयोग है, और इसके साथ में ये जो सिक्स चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको अपन देखेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद में अपन कुछ इसके जो एग्जांपल्स के जो न्यूमेरिकल्स रह गए वो अपन करने वाले हैं, और उसके बाद में जो पीछे के जो एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स है उनको हम समझेंगे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर विभव मापी के द्वारा एमीटर का अंश शोधन। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने एमीटर के बारे में कुछ समझा दिया था, उसके बारे में फिर भी अगर नहीं मालूम है तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। एमीटर, देखो एमीटर के बारे में कुछ आपको जानकारी होना आवश्यक है। एमीटर क्या होता है? एमीटर के द्वारा हम कोई परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही होती है उसका मान ज्ञात करते हैं कि परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट यह है कि एमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो एमीटर है अपने यहाँ पास में, यहाँ पर एमीटर को हम परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ने वाले हैं। इसका मतलब ये आपको ये समझ में आ गया होगा। एमीटर बनता कैसे है? एमीटर का अंशशोधन, ये अंशशोधन के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, आज मैं फिर से बता देता हूँ। एमीटर के द्वारा क्या करते हैं बच्चों? एमीटर के द्वारा करते हैं हम धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो हमने कोई एमीटर बनाया। ठीक है, क्या किया? एमीटर को बनाया हमने। मान लीजिए हमने लैब में एक एमीटर बनाया धारा मापी की सहायता से। ठीक है, उसके समांतर क्रम में एक अल्प मान का प्रतिरोध जोड़कर। ठीक है, तो एमीटर जब बन जाता है तो क्या ये यथार्थ मान देगा? ठीक है, ये यथार्थता से ये क्या एमीटर धारा को माप सकता है? ठीक है, ये सब जांचने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो एमीटर के द्वारा धारा को मापते हैं, और एक विभव मापी के द्वारा भी हम धारा को मापते हैं, और दोनों की तुलना करवाते हैं। तो इसको हम कहेंगे एमीटर का अंश शोधन। क्या कहेंगे? एमीटर का अंश शोधन हम यहाँ पर कहने वाले हैं इसको। तो इसका परिपथ बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने वोल्ट मीटर का अंशशोधन समझा। लगभग 75% परिपथ जो है वो बिल्कुल सेम ही रहता है। ठीक है, तो मैं इसका परिपथ बना देता हूँ फिर से। देखिए, तो कलर चेंज करते हैं यहाँ पर एमीटर के लिए। तो ये अपन लेते हैं यहाँ पर ए पॉइंट। ठीक है, और ये हम ले लेते हैं यहाँ पर बी पॉइंट, और दोनों के बीच में हमें क्या जोड़ना है? एक वायर। ठीक है, एक वायर जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये हमने एक जोड़ी बैटरी। ठीक है, ये हमने एक बैटरी जोड़ दी, और ये प्लस ये माइनस, इसका विद्युत वाहक बल क्या होता है? ई। ये कुंजी है K1। फिर आगे क्या जोड़ते हैं बच्चों? धारा नियंत्रक। ये धारा नियंत्रक होगा RH1। ठीक है, और ये टर्मिनल इससे जुड़ जाता है। ये क्या बन गया अपना बच्चों? प्राथमिक परिपथ। क्या बन जाता है? प्राथमिक परिपथ बन गया। ठीक है, ये बनते ही बच्चों इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा जरूर दिखाना आप इसमें, परिपथ जब भी बनाओ। नामकरण करना है, आप नामकरण यहाँ पर कर सकते हो। जैसे ई है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, मैं इस नोट्स में हालांकि भेज दूंगा। फिर भी नामकरण के लिए, जैसे ई क्या है यहाँ पर? द्वितीयक सेल है। ये द्वितीयक सेल ही होता है। ठीक है, प्राथमिक परिपथ में हम जो सेल जोड़ते हैं वो क्या होता है? द्वितीयक सेल। ये K1 क्या है? एक मार्गी कुंजी। एक मार्गी कुंजी। इस तरीके से आपको उनका नामकरण करना होता है। RH1 क्या है वगैरह ये सब। चलिए ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? इसका द्वितीय परिपथ बना देना है। तो द्वितीय परिपथ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये द्वितीय परिपथ बनाते हैं अब। तो चलिए, आज क्या बात होगी ये आज? अच्छा, ये दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा कलर लो भाई। पॉइंटर दिखाई नहीं दे रहा इसमें, पॉइंटर दिखाई नहीं दे रहा। ये वाला ले लेते हैं। ठीक है,
अब अपन जानते हैं कि हमारे पास में एक मानक सेल होना चाहिए जिसको हमें मानकीकरण के लिए आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर एक मानक सेल का हम उपयोग करेंगे। ये हमने एक मानक सेल जोड़ दिया, प्लस माइनस इसका विद्युत भागबल मान लीजिए E1 है, या मैं एस कर देता हूँ स्टैंडर्ड सेल। एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये जानते हैं जब हमने कल वाला परिपथ पढ़ा था उसमें क्या होता था, यहाँ पर एक द्विमार्गी कुंजी होती है, उससे ये जुड़ा हुआ होता है। क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पर बच्चों क्या होता है, जेड पॉइंट होता है, ठीक है। इस जगह क्या होता है, जेड होता है, और इससे क्या निकली हुई होती है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये इस तरीके से ये बातें क्लियर हो गई आपकी। ये लीजिए इसको जोड़ दो भैया, ये लीजिए ये जोड़ दिया। अब क्या करना है आगे का परिपथ, आगे का। अब हमें एक इसमें ज़रूरत पड़ती है, मानक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है बच्चों। यहाँ पर हमें आवश्यकता होती है मानक प्रतिरोध, 1 ओम का होता है। हम यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध लेते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। एमीटर के अनुशोधन में यहाँ पर हम जो प्रतिरोध जोड़ते हैं वहाँ पर कोई प्रतिरोध बॉक्स की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम 1 ओम का अगर कोई प्रतिरोध है उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। क्लियर यहाँ तक। फिर अपन जानते हैं, मैंने अभी बताया एमीटर, एमीटर का अनुशोधन करना है। एमीटर को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। एमीटर को हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसको एमीटर को थोड़ा सा आगे बनाऊंगा, ठीक है। एमीटर को हम आगे बना देते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक कुंजी होगी वाई, ठीक है, ये यहाँ से जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, इस जगह एमीटर जोड़ देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो एक धारा नियंत्रक यहाँ पर और लगा दीजिए, इसको हम बोलेंगे RH2, जैसे हमने कल किया था बिल्कुल वैसे ही। फिर अपन यहाँ पर जानते हैं क्या करते हैं, एक सेल और जोड़ते हैं ये परिपथ बनाने के लिए, इसको आप E1 बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम एक कुंजी जोड़ेंगे K2, ठीक है, और ये इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे। ये अपना जो प्राप्त हुआ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं द्वितीयक परिपथ। इसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक परिपथ हम इसको कहते हैं। देखो अब काम कैसे करना है ये सब समझ में आ गया होगा परिपथ। अब देखो इसमें वही थ्योरी वाली बात आती है ना, जब भी आपको नोट्स वगैरह लिखने होते हैं तो थ्योरी में क्या लिखोगे, पहले तो आप इसका परिपथ चित्र बनाओगे, पहले तो आप इसके अंशोधन के बारे में बता दो, भाई एमीटर का अंशोधन कहते हैं किसे, उसकी परिभाषा लिख देंगे अपन नोट्स में। फिर उसके बाद में हम इसका परिपथ चित्र बनाएंगे, और ये जो परिपथ चित्र बन जाए उसके बाद में हम यहाँ पर इस परिपथ के बारे में लिखेंगे कि किस तरीके से हमने ये परिपथ को जोड़ा है। ये सब लिखने के बाद में हम इसकी कार्यविधि को समझाएंगे। तो ये परिपथ कैसे जोड़ा ये आपको समझ में आ गया। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ तक तो आपको आता है प्राथमिक परिपथ। द्वितीय परिपथ में हम चलते हैं। द्वितीय परिपथ में हमें विभव प्रवणता के लिए विभव प्रवणता की आवश्यकता होगी। विभव प्रवणता के लिए हमें मानकीकरण करना होता है, तो हम इसी परिपथ में एक मानकीकरण का परिपथ और जोड़ देते हैं। इसके लिए हमें द्विमार्गी कुंजी की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैंने कल बताया था वोल्ट मीटर के अंशोधन में, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर एमीटर का अंशोधन करना होता है, तो हमें क्या करना होता है, 1 ओम का प्रतिरोध लेते हैं, क्योंकि विभव मापी से हम केवल वोल्टेज को ही माप सकते हैं, धारा को नहीं माप सकते। यहाँ पर भी हम वोल्टेज को ही मापेंगे, लेकिन इस प्रतिरोध के कारण वो वोल्टेज जो है वो बदल जाता है, किसमें, धारा में बदल जाता है। अच्छे अभी मैं बताऊंगा कैसे वो धारा में बदलेगा, ठीक है। तो ये R = 1 ओम होगा। ये हम जो लेते हैं इसको बोलते हैं मानक प्रतिरोध, है ना, इसको क्या कहेंगे, मानक प्रतिरोध, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में हमने एमीटर को जोड़ दिया, बाकी का परिपथ वैसे के वैसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पर इसकी कार्यविधि को समझने वाले हैं। देखिए कार्यविधि क्या है, बहुत ही सिंपल सी कार्यविधि है। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ। ओके, देखो अब हम इसकी कार्यविधि को समझने वाले हैं। कार्यविधि क्या होगी, कार्यविधि में सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर x और z में क्या लगा दो बच्चों, जैसे कल किया था वही स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, है ना, जैसे कल किया था स्टेप फर्स्ट में ये कुंजी लगा दी। कुंजी लगाने से आपको क्या मिलेगी, इसकी विभव प्रवणता मिल जाएगी। इसके लिए आप संतुलन लंबाई नोट कर लोगे। संतुलन लंबाई आपके पास में क्या आएगी, L1, ठीक है, ये L1 आ जाएगी, ठीक है। और विभव प्रवणता क्या होती है, x, और ये अपना क्या होता है, मानक सेल, ठीक है, मानक सेल, जिसका हमें विद्युत वाहकबल पहले से मालूम होता है। आप इसको ES लिख दो,
ठीक है। तो x इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, ES/L1 आ गया। ये हमारे पास में इसकी क्या आ जाएगी, विभव प्रवणता। जब विभव प्रवणता आ जाएगी तो अपना अब नेक्स्ट काम आगे बढ़ जाएगा। इसको हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम कुंजी को लगा देंगे। अब यहाँ से हटाया इसको, यहाँ पर कुंजी को लगा देंगे। ये स्टेप सेकंड होगी अपनी, ठीक है, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, ठीक है। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। स्टेप सेकंड में चलते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड में आपको ये YZ में कुंजी को लगा देना है। कुंजी लगाते ही देखिए अब यहाँ पर ये कुंजी लगाते, अब यहाँ पर ये प्रतिरोध इस प्रतिरोध के साथ में ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, मतलब ये परिपथ बन जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा इसके साथ में। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जुड़ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब जब गैलोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। एमीटर श्रेणी क्रम में आ जाएगा, मतलब पूरी धारा इसमें से ऐसे होती हुई जाएगी। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब अपन जानते हैं एमीटर में जब धारा जाएगी, यहाँ पहले हम बात करेंगे एमीटर की। एमीटर में हम धारा को माप लेंगे, एमीटर में धारा को माप लेंगे। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, जो एमीटर है एमीटर में धारा को माप लेंगे, एमीटर में धारा को माप लेंगे, ठीक है। और वो धारा क्या आ जाएगी बच्चों, आई आ जाएगी, ठीक है। हम भाई ये तो मीटर है, मीटर में सीधे आप धारा विक्षेप आएगा, विक्षेप आते हैं आप उसको नोट कर लीजिए, बस वो धारा आ गई अपने पास में, आई आ गई। क्लियर यहाँ तक। अब बात आती है भाई विभवमापी से कैसे धारा को मापेंगे, तुलना तभी तो होगी, तभी तो अंश शोधन हो सकता है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विभवमापी की सहायता से यहाँ पर धारा को मापना चाहेंगे, लेकिन विभवमापी से हम धारा को नहीं माप सकते। हम विभवमापी से क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम करते हैं विभव को मापते हैं, ठीक है। तो अब अपनी चलेगी स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में विभवमापी से है ना क्या करेंगे, वोल्टेज को मापेंगे। भाई जो धारा इसमें प्रवाहित होगी ना, ठीक है, वो धारा यहाँ पर हम प्रवाहित करते हैं। मान लो कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों क्या, आई डैश, भाई इसमें तो अलग धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि ये तो यथार्थ रूप से मापेगा भी नहीं कभी भी। कोई भी एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, कभी ये है ना आदर्श नहीं होते हैं, इसलिए ये कुछ ना कुछ धारा को अंश जरूर ग्रहण कर लेते हैं और इसी वजह से यथार्थ मान नहीं माप पाते हैं। लेकिन विभवमापी की बात करते हैं, विभवमापी तो यथार्थ रूप से माप सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम गैलोमीटर में 0 विक्षेप ले लेंगे। मान लो कि इसमें तो धारा प्रवाहित हो गई क्या, आई, तो एमीटर में विक्षेप क्या आ गया, मान लो धारा जो हमने मापी वो क्या आ गई, आई आ गई, अपने पास में आ गई, ठीक है। देखिए बच्चों अच्छी सी बात यह है कि एमीटर में मान लो धारा, जैसे मान लो कल वाले जैसे अपन कहें कि आई इक्वल टू आ गई कितनी, 18 एम्पियर। और मान लो कि आई डैश, अब ये आई डैश मापनी है हमें, आई डैश मापनी है यहाँ पर, है ना। आई डैश किसके लिए होगी, विभवमापी के लिए होगी। लेकिन आई डैश कैसे मापेंगे, जब ये आई डैश इसमें प्रवाहित होगी तो बच्चों आर पर इस पर एक विभव पतन होगा कि नहीं। ये V इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको, आई डैश इंटू आर। तो V इक्वल टू आई डैश इंटू आर, आर का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर 1 है, तो बच्चों V इक्वल टू क्या हो गया, आई डैश हो जाएगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो अब हम इस विभव के लिए जो हमारे पास में ये जो विभव आया ना, इस विभव के लिए हम गैलोमीटर से संतुल्य लंबाई L2 मापेंगे। संतुल्य लंबाई L2 आ गई, विभव प्रवणता इसकी x है, और ये किसके बराबर बच्चों, V के बराबर। भाई V के लिए मापी ना आपकी बार संतुल्य लंबाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर V किसके इक्वल है बच्चों, आई डैश के, V इक्वल है आई डैश के। x किसके इक्वल है, x को हमने पहले ज्ञात कर लिया ना मानकीकरण करके, और वो क्या है बच्चों, ES/L1, और इधर क्या है L2। ये लीजिए अपने पास में आई डैश आ गई कि नहीं आई डैश, मतलब विभवमापी से हमने क्या माप ली, धारा माप ली, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रतिरोध 1 ओम नहीं होता तो हम धारा को नहीं माप पाते विभवमापी की सहायता से, लेकिन प्रतिरोध ही 1 ओम का है, तो इसलिए विभव पतन किसके बराबर हो गया, सीधे धारा के बराबर हो जाएगा। ये देखिए विभव किसके बराबर हो गया, धारा के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, और ये हमारे पास में धारा आ गई कि नहीं, विभवमापी से हमने धारा को माप लिया। ES का मान या जो विभव प्रवणता वो होगी वो हम लिख देंगे, संतुल्य लंबाई जो भी आएगी हम नोट कर देंगे, इंटू करेंगे और मान आ जाएगा। मान लो मान आ गया कितना, आई डैश का मान आ गया कितना बच्चों, 20 एम्पियर आ गया। आई डैश का मान कितना आ गया, 20 एम्पियर आ गया। अब आप इन दोनों के बीच में त्रुटि निकालोगे, तो बच्चों कितनी आ गई, 2 एम्पियर। ये बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब एमीटर अपना सही नहीं है, एमीटर सही नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ पर जब आपने एमीटर में धारा को मापा और वो कितनी आ गई, 19.5 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 19.5 आ गई, और अपनी विभवमापी से तो वही रहेगी 20 ही। अब यहाँ पर जब आप इसमें त्रुटि निकालोगे तो वो आ जाएगी कितनी, 0.5। इसका मतलब त्रुटि इसकी तुलना में तो बहुत कम आ गई। इसका मतलब यहाँ पर ये एमीटर, इस वाली सिचुएशन में एमीटर यथार्थ रूप से धारा को माप रहा है, इसका मतलब ये सही है, तुलना करवा ली। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंश शोधन कहते हैं।
ये बात क्लियर हो गई। क्या कहेंगे इसको? अंशोधन। ये आपका अपना एमीटर का अंशोधन हो गया। इस तरीके से हम अंशोधन करते हैं। अंशोधन का वक्र हम आगे समझ लेंगे अभी, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ हमने क्या किया। हमने एक परिपथ बनाया इसके लिए, एमीटर के अंशोधन के लिए। कहते किसे? विभवमापी के द्वारा धारा को मापना है, एमीटर के द्वारा धारा को मापना है, और दोनों में क्या करवा लेनी है? तुलना करवा लेनी है। तुलना करवाते ही क्या हो जाएगा बच्चों? उसको हम क्या कहेंगे? एमीटर का अंशोधन कहेंगे। परिपथ बनाना है। परिपथ के लिए आप सबसे पहले प्राथमिक परिपथ बनाओगे, ये सब लोग जानते ही हैं, बार बार में इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं इसके द्वितीय परिपथ में। द्वितीय परिपथ में मान लो आपने विभवमापी मार्केट से खरीदी और उसकी विभवपूर्णता नहीं मालूम तो क्या करोगे आप? उसका मानकीकरण करोगे कि नहीं? मानकीकरण के लिए यहाँ पर हमने एक मानक सेल, यहाँ पर स्टैंडर्ड मानक सेल हमने उपयोग किया, ठीक है। और इसको द्विमार्गी कुंजी से एक्स से जोड़ दिया, एक्स वाले पेज से जोड़ दिया, बीच वाले से हमने गैलन को जोड़ते ही है, और ये जोकी से जोड़ दिया यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक? फिर हमें जिस एमीटर का अंशोधन करना होता है उसकी भी तो आवश्यकता होगी, उसको हम कहाँ जोड़ेंगे? तो है ना, वोल्ट मीटर जो होता है ना, वोल्ट मीटर कल देखा था, वोल्ट मीटर को हम यहाँ पर जोड़ रहे थे इस जगह समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि एमीटर को कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। ये देखिए यहाँ पर हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया हमने इसको, ठीक है। और यहाँ पर एक वाई लेकर इसको वाई, इसके जो दिमागी कुंजी का जो वाई टर्मिनल है उसे जोड़ देंगे ताकि इसको मार्ग मिल जाए। फिर यहाँ पर ये परिपथ बिल्कुल ऊपर जैसे बना हुआ है, ये वैसे के वैसे हम इस परिपथ को बना लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। जब हम यहाँ पर सबसे पहले स्टेप फर्स्ट अपन को करना है क्या है? कार्यविधि की बात आती है। स्टेप फर्स्ट में आपको करना क्या है? एक्स और जेड के बीच में कुंजी लगाएंगे। कुंजी लगाते ही ये मानक सेल इसके परिपथ में कनेक्ट हो जाएगा, और इसके लिए आप विभवपूर्णता ज्ञात करोगे संतुलित लंबाई प्राप्त करके। संतुलित लंबाई कैसे प्राप्त होती है मालूम है? गैलोमीटर में जीरो विक्षेप देखेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया था प्रयोग करवा के, ठीक है। तो x इक्वल टू ES/L1 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब स्टेप सेकंड लेते हैं। स्टेप सेकंड में इस कुंजी को यहाँ से हटाएंगे और इस कुंजी को यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ लगाने के बाद में हम एमीटर में रीडिंग देख लेंगे फटाफट, है ना, बोले जो कि लगी हुई हो या नहीं लगी हुई हो, ठीक है। एमीटर में तो रीडिंग आएगी क्योंकि इसमें तो धारा जाएगी सीधी, ठीक है। एमीटर में धारा आ गई, कितनी आई? आ गई, बहुत अच्छी बात। फिर अपन क्या करेंगे? यहाँ पर आर जो अपने पास में ये एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इसको अपन कहते हैं मानक प्रतिरोध कहते हैं। इसका प्रतिरोध का मान होता है 1 ओम। यहाँ पर ये लिखेंगे, ठीक है। और V इक्वल टू आई डेस आर। इसी से मैं बता रहा हूँ, विभवमापी से हम क्या कर सकते हैं? केवल विभव को माप सकते हैं, धारा को नहीं माप सकते, ठीक है। लेकिन अगर प्रतिरोध यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर प्रतिरोध यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 ओम आ रहा है, तब हम इस स्थिति में वो विभव ही किसके बराबर होगा? धारा के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए V इक्वल टू आई डेस इंटू आर लिखना पड़ेगा हमें। V इक्वल, मान लो इसमें प्रतिरोध में धारा आई डेस प्रवाहित हो रही है, तो आई डेस इंटू 1, तो V इक्वल टू आई डेस। ये आई डेस क्या है? विभव मापी के द्वारा मापी जाने वाली विद्युत धारा, ठीक है। तो अपन जानते हैं इस विभव के लिए अपन क्या करेंगे? संतुलन लंबाई प्राप्त करेंगे L2, ये L2 आ जाएगी, और विभव पूर्णता x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आई डेस V इक्वल टू क्या है? आई डेस लिखेंगे इसकी जगह, और x की जगह इसका मान रखेंगे ES/L1। तो ये देखिए विभवमापी के द्वारा हमने क्या प्राप्त कर ली? धारा प्राप्त कर ली। अब आपको अपना काम क्या होगा? इसमें त्रुटि देखना, डेल आई प्राप्त करना है। डेल आई इक्वल टू क्या होता है? आई माइनस आई डेस कर देना है। आई माइनस आई डेस मतलब एमीटर में प्रवाहित धारा और विभवमापी के द्वारा ज्ञात विद्युत धारा, इसको माइनस कर देना है। तो ये होती है त्रुटि, ठीक है। ये त्रुटि प्राप्त करने से ही आप इसका अंशोधन कर सकते हो, ठीक है। अंशोधन तभी होगा। तो ये बात क्लियर होगी। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों? यहाँ पर हम करने वाले हैं, अब इसका वक्र बनाएंगे। अब हम यहाँ पर देखो इसका वक्र बनाएंगे। वक्र कैसे बनाते हैं ये मैंने कल आपको बता दिया था, बिल्कुल सेम टू सेम वक्र बनता है। यहाँ पर ये एमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा और जो त्रुटि हम प्राप्त करते हैं, त्रुटि जो हम प्राप्त करते हैं, इनके बीच में जो वक्र बनाते हैं इसको बोलते हैं एमीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं। मान लो जैसे एमीटर है, एमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा 0.1 आई, अगली बार 0.2 आई, अगली बार 0.3 आई, 0.4 आई, इस तरीके से धारा आई। और मान लो कि इसमें पहली बार में त्रुटि कुछ ज़्यादा प्राप्त हुई, फिर दूसरी बार में त्रुटि कुछ कम प्राप्त हुई, तीसरी बार में ज़्यादा प्राप्त हुई, फिर यहाँ पर मान लो यहाँ पर आ गई नेगेटिव में, ऐसे चली गई। तो अपन जब इसका वक्र बनाते हैं, देखो ये वक्र कुछ इस तरीके से प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे इस तरीके से चला जाएगा, ऐसे चले प्राप्त होंगे। तो त्रुटि जितनी बच्चों कम होती है वो एमीटर उतना ही अच्छा मिलेगा आपको। त्रुटि जितनी, धनात्मक त्रुटि नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आई माइनस आई डेस कर रहा हूँ। त्रुटि जो है वो क्या होनी चाहिए बच्चों? यहाँ पर ऋणात्मक होनी चाहिए। जो ऋणात्मक त्रुटि होगी, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी त्रुटि होगी
और वो कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, अंश शोधन वक्र हम यहाँ पर कहते हैं। तो बच्चों ये अपना टॉपिक या ये बोल सकते हैं ये अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, अनुप्रयोग हमने कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर देखो, आपको ये तो क्लियर हो गए होंगे, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। कहीं पर भी अगर टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना, मैं इसकी पीडीएफ वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलते हैं बच्चों, अब एग्जाम्पल मैंने 6.6 तक यहाँ पर आपको करवा दिया था। अब हम एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 6.7। देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं आपको सीधे इनके कुछ मान लिखूंगा डायरेक्टली और आपको ये चेक कर लेना है। देखिए सबसे पहले कहा है कि इस क्वेश्चन में कि एक विभवमापी है और इसके तार की लंबाई है 10 मीटर। विभवमापी के तार की लंबाई दे दी बच्चों कितनी, 10 मीटर। कहा है कि इसका प्रतिरोध, विभवमापी के तार का प्रतिरोध है बच्चों कितना, 10 ओम दे दिया, ठीक है। को 2 वोल्ट के विद्युत वाहक बल व 2 ओम के आंतरिक प्रतिरोध, जो प्राथमिक परिपथ है उसमें 2 वोल्ट की बैटरी है और स्मॉल आर इसका कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध कहा है, के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक प्राथमिक सेल के लिए संतुलित लंबाई 5 मीटर प्राप्त होती है, ठीक है। द्वितीय परिपथ जो है, ठीक है, उसमें संतुलित लंबाई L1, ठीक है, यहाँ पर बच्चों L1 प्राप्त होती है कितनी, 5 मीटर, L1 प्राप्त होती है 5 मीटर इसने कहा। जब सेल से 0.1 एम्पियर की धारा प्राप्त की जाती है तो I इक्वल टू 0.1 एम्पियर, ठीक है, इतनी धारा प्राप्त की जाती है। तो इसकी टर्मिनल वोल्टता जो उसकी जो टर्मिनल वोल्टता होगी उस सेल की, ठीक है, उसके लिए फिर संतुलित लंबाई जो है वो 4.0 मीटर प्राप्त होती है। नेक्स्ट L2 जो है वो प्राप्त होती है कितनी, 4.0 मीटर प्राप्त हो जाती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए, फिर इसने पूछा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको बता देना है। क्लियर यहाँ तक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बता देना है। तो सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध कैसे प्राप्त करते हैं, सबसे पहले देखो आपके पास में कोई कैपिटल आर वगैरह, मतलब अपन जानते हैं यहाँ पर ये कैपिटल आर जो है वो तो क्या होता है, ये तार का प्रतिरोध होता है। ये किसका प्रतिरोध होता है, तार का प्रतिरोध होता है। जबकि हम जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध याद करते हैं तो हम वहाँ पर सूत्र लिखते थे L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। ये जो यहाँ पर आर होता है ना, ये प्रतिरोध बॉक्स वाला होता है, तो यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये सूत्र उपयोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम वापस स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप क्या होगी अपने पास में, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है, आर, ठीक है, ये बच्चों इक्वल होता है, लिख दीजिए E माइनस वी अपॉन आई लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे है ये मालूम है आपको, V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, वहाँ से यहाँ से ये प्राप्त हुआ। क्लियर यहाँ तक, तो ये होता है। अब देखो E दिया हुआ है, E आपके पास में है कि नहीं, तो E जो है 2 वोल्ट है, साधारण सी बात है। तो अपने पास में अपन को किसकी आवश्यकता हो जाएगी, यहाँ पर हमें आवश्यकता होगी I की, ठीक है। देखिए हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर सॉरी इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, XL1, ठीक है, इक्वल टू XL1 लिख सकते हैं क्या, तो ये XL1 होगा, यहाँ पर XL1 लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये V आ रहा है ना, ये दिक्कत कर जाएगा। XL1 V यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, XL2, ठीक है, अपॉन I, ठीक है। हमें किसकी आवश्यकता हो रही है यहाँ पर, एक्चुअल में X की आवश्यकता हो रही है। X निकाल लो, X निकाल लीजिए सबसे पहले। तो X निकालेंगे तो X इक्वल टू क्या होता है बच्चों, के आई या आई के, तो X इक्वल टू आई इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रतिरोध दिए हुए हैं, यहाँ पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इंटू के क्या होता है, R अपॉन L, यहाँ पर मैं L ये वाला कर देता हूँ, बहुत अच्छी बात। तो बच्चों X इक्वल टू E कितना आ गया, यहाँ पर जैसे E दिया हुआ है 2, R कितना दिया हुआ है 10, स्मॉल r ये दिया हुआ है 2, ठीक है, कैपिटल R कितना दिया हुआ है 10 अपॉन 10, ये तो कैंसिल हो गया, 2/12, 2/12। X कितना आ गया बच्चों, 2/12, 2/12 का कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6 का यहाँ पर ये आ रहा है 0.17, 0.17 वोल्ट पर मीटर लिख दीजिएगा। ये अपना X आ गया बच्चों, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब ये करना क्या है कि यहाँ से X कॉमन ले लीजिए, यहाँ X कॉमन ले लिया, ये L1 माइनस L2 अपॉन आई लिखो। X कितना है भाई 0.17, L1 कितना है 5, L1 5, L2 कितना 4 अपॉन आई कितनी थी 0.1। सोल्व कर लो बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध आ गया इसका।
आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा। देखो क्या करना है, देखो अपने को यहाँ पर ये जो अपन लिखते हैं, मैंने कहा कि आप चाहो अगर यहाँ पर आपको कोई कैपिटल प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध दिया हुआ होता तो आप डायरेक्टली ये सूत्र उपयोग कर सकते थे, ये वाला सूत्र आप डायरेक्टली उपयोग कर सकते थे जो मैंने लिखा कि R इक्वल टू हम पढ़ रहे हैं L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर, ये जो हम लिखते हैं ये वाला R जो है ये R वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये R यहाँ पर जो विभवमापी का तार है उसका प्रतिरोध होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो सूत्र में लिखते हैं जब हमने किया था, ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये वाला आर क्या होता है, जो हम प्रतिरोध बॉक्स जोड़ते हैं द्वितीय परिपथ में वो वाला आर होता है। तो ये आर नहीं दिया हुआ है इसमें, तो आप इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। अब सूत्र लिखो वापस से, आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई लिखिए। तो ई आपके पास में लेकिन वी नहीं है, वी आपकी विभवपूर्णता होगी। तो सिंपल सी बात है, आप विभवपूर्णता ज्ञात करो पहले। तो मैंने क्या किया कि ई की जगह अपन जानते ही हैं इस ई के लिए समतुल्य लंबाई L1 होगी, मैंने लिख दिया XL1 के लिए। यहाँ पर ये ई भी, ये ध्यान रखना, ये ई भी है ना वो E1 होता है, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ पर ये ई भी क्या है E1 है। देखिए अपन जो परिपथ जोड़ते हैं ना यहाँ पर ए बी, ये जो परिपथ जोड़ते हैं प्राथमिक परिपथ में होता है एक तो ई, यहाँ पर जब हमने आंतरिक प्रतिरोध वाला परिपथ बनाया था तो याद हो तो ऐसा होता है, यहाँ पर एक सेल होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स जुड़ता है इस जगह, इसमें एक कुंजी होती है, इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, और ऐसे धारा मापी होती है, इस तरीके का एक परिपथ होता है। ये E1 होता है, ये E1 जो है वो आपको नहीं दिया हुआ है। तो E1, इस E1 के लिए आपने समतुल्य लंबाई प्राप्त करी, पहले क्या 5 मीटर प्राप्त कर ली, तब हम इस E1 को क्या लिखेंगे बच्चों, XL1 लिखेंगे, माइनस अब बचा क्या V। जब आप ये कुंजी लगा देते हो तब आपने पास में ये प्रतिरोध प्राप्त होता है, इस पर विभवपतन होता है, वो विभवपतन क्या होता है बच्चों, V होता है। उसके लिए आप समतुल्य लंबाई L2 प्राप्त करते हो, ठीक है, तब हम उसके लिए क्या लिखते हैं, XL2 लिख देते हैं अपॉन में I। क्लियर यहाँ तक। अब ये x नहीं है ना आपके पास में, L1 L2 है, I है, x नहीं है। x कैसे निकालोगे, x निकालने के लिए अपने पास में I दी हुई है, ठीक है, E दिया हुआ है, तो हम क्यों ना इसको x इक्वल टू आई इंटू के लिख दीजिए, है ना, पढ़ा है हमने, ठीक है। और x इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अगर इसमें धारा नियंत्रक का प्रतिरोध और दे देता तो यहाँ पर हम उसको भी लिख देते। फिर अपन जानते हैं के तो क्या होता है, कैपिटल R अपॉन L ही होता है, ये तो फिक्स है, यहाँ पर तो ये चेंज नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज है वो पुट कर दीजिए, अब इसकी विभवपूर्णता आ जाएगी, ये विभवपूर्णता आपको फिर यहाँ पर रख देना है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यार ये थोड़ा सा हिल जाता है यहाँ पर, हाँ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे अब, ठीक है। अब कोई एग्जाम्पल है तो चेक करते हैं। एग्जाम्पल 6.7 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6.8 लेते हैं। एग्जाम्पल 6.8, देखो जितना आज हो सकता है उतने न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। बाकी कल वाले लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल कंप्लीट करवा के फिर 7वां चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 6.8, इसमें कहा है कि एक अल्प प्रतिरोध है, कहा है कि एक अल्प प्रतिरोध है और इसके ज्ञात करने के लिए इसे उच्च प्रतिरोध कैपिटल R के श्रेणी क्रम में जोड़कर, ये तो अपन जानते ही हैं अल्प प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, कैपिटल R के श्रेणी क्रम में जोड़कर स्थिर धारा प्रवाहित की जाती है। उच्च प्रतिरोध कैपिटल R है, कहा है कि उच्च प्रतिरोध कैपिटल R है। इसके सिरों पर विभवपतन के लिए, इसके सिरों पर जो विभवपतन होता है, ठीक है, उसके लिए संतुलित लंबाई जो है, ठीक है, और वो प्राप्त होती है L1 3.20 मीटर, 3.20 मीटर प्राप्त होती है दोनों प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। फिर जब दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आ जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये संतुलित लंबाई 3.60 मीटर प्राप्त होती है, L2 3.60 मीटर प्राप्त होती है। प्रतिरोध कैपिटल R व स्मॉल r का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है, बहुत सिंपल सा है। पहले आप तो एक बार ये जो थ्योरी दी हुई है, इसमें ये क्या थ्योरी दी हुई है इसको आप एक बार समझ लीजिए। कहा है कि जब आप अल्प प्रतिरोध ज्ञात करते हो तो अल्प प्रतिरोध आप कैसे ज्ञात करते हो, अल्प प्रतिरोध का आपको परिपथ याद है कि नहीं। उसमें अपन एक तो क्या लिखते हैं, कैपिटल R एक स्मॉल r, इस तरीके से यहाँ पर श्रेणी क्रम में होते हैं। यहाँ पर पहले तो ये एक बीमार की कुंजी लगी हुई होती है, याद हो तो, ठीक है, मानकीकरण वगैरह ये सब हम कर लेते हैं,
ठीक है। तो जब ये कैपिटल आर जो होता है अल्प प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं, तो इसके सिरों पर जब हम धारा प्रवाहित होती है आई, तो ये आई आर विभवपतन होता है। इसके लिए आप संतुलित लंबाई L1 प्राप्त करते हो, हम इसको x लिखते हैं, याद हुआ तो आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन को क्या करना होता है कि यहाँ से इसको हटा लेते हैं, और मतलब ये जब श्रेणी क्रम में आ जाते हैं, तब ये श्रेणी क्रम में आ जाते हैं, तो r प्लस स्मॉल r जब धारा I प्रवाहित होती है तब उसकी संतुलित लंबाई L2 प्राप्त होती है। फिर अपन डिवाइड कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, और फाइनली फिर हम उसके लिए ये स्मॉल r ज्ञात कर लेते हैं। जब हम ये स्मॉल r ज्ञात करते हैं तो अल्प प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या होता है, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू आर। याद है आप लोगों को, मैंने ये सूत्र भी आपको कन्फ्यूजन में मैंने बताया था कि उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आंतरिक प्रतिरोध में और अल्प प्रतिरोध के लिए। वहाँ पर L1 माइनस L2 होता है या L2 माइनस L1 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको प्रतिरोध पूछा है बच्चों, तो ये देखिए ये इधर आ जाएगा, कैपिटल स्मॉल आर को इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो ये बन जाएगा L1 अपॉन L2 माइनस L1 इक्वल टू R अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा। L1 कितना दिया हुआ है, 3.20 दिया हुआ है। L1 दिया हुआ है 3.20 अपॉन 3.60 माइनस 3.20 इक्वल टू R प्लस R डिवाइड स्मॉल आर, ठीक है। तो ये निकाल लीजिएगा, 0.40 आ जाएगा और अनुपात आएगा लगभग 8:1, ये इसका आंसर। क्लियर यहाँ तक? तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या इसमें। अब चलिए ये एग्जाम्पल तो इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ आंकिक प्रश्नों पर चलते हैं। बुक के एग्जाम्पल जो पीछे के जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। आपको बच्चों ऑब्जेक्टिव भी करना है। ऑब्जेक्टिव में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों पूछ लेना मेरे से, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट RBSE बोर्ड का जो पीछे का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आंकिक प्रश्न का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप कर सकते हो क्योंकि ये मैंने करवा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है क्लास में, मैंने आपको करवा दिया है व्हीट स्टोन वाला, याद हो तो आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखिए, आपको कहा है कि एक चित्र दिया हुआ है और इसमें एक मीटर सेतु दिया हुआ है। मैं चित्र बना देता हूँ वापस, यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ पर x दिया हुआ है, ठीक है, और कहा है कि यहाँ पर ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये तार है AB, ये जोड़ दिया, ये तार AB मीटर सेतु है, ये ध्यान रखना। ये बीच में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है G, ठीक है, और इस तरीके से ये जोड़ा हुआ है। यहाँ तक ये संतुलित लंबाई बताई हुई है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, और ये बताई हुई है आगे की 60 सेंटीमीटर बताई हुई है। बैटरी जोड़ी हुई है यहाँ पर परिपथ बनाने के लिए +- 6 वोल्ट की, और ये इस तरीके से इसको जोड़ा हुआ है, काहे से धारा प्रवाहित हो रही है। बहुत बढ़िया बात। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, काहे की चित्र में मीटर सेतु को संतुलित अवस्था में दर्शाया गया है। संतुलित अवस्था का मतलब है इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही। IG क्या है, इसमें 0 है। IG 0 है तो संतुलित अवस्था होगी, बहुत अच्छी बात है। व्हीट स्टोन सेतु पर कार्य करता ही है। मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध 1 ओम पर सेंटीमीटर है। प्रतिरोध मीटर सेतु का जो तार का जो प्रतिरोध है वो R/L दिया हुआ है बच्चों, R/L दिया हुआ है, 1 ओम पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो प्रतिरोध कितना हो गया, पूरी 10 सेंटीमीटर के लिए, पूरी 10 सेंटीमीटर के लिए इसका जो प्रतिरोध होगा, इस तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। सॉरी, इंटू करेंगे 10 मीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर, तो 100 ओम हो जाएगा। टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। कहा है कि हर 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध, 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। पूरे तार का प्रतिरोध 100 ओम हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। क्लियर? तो बताओ 40 सेंटीमीटर, अपन इसको जानते हैं, इसको अपन एक प्रतिरोध बोलते हैं P, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली यहाँ पर प्रतिरोध तो इस L के समानुपाती हो रहा है, तो बच्चों P का मान कितना आ जाएगा, 40 ओम, और ये इसको अपन क्या बोलते हैं, Q, ठीक है। Q का मान कितना आ जाएगा, 60 ओम, ठीक है। लगभग ये क्वेश्चन तो सोल्व ही हो गया। अज्ञात प्रतिरोध x ज्ञात करिए। यहाँ पर ये अज्ञात प्रतिरोध है, अपन जानते हैं क्या लिखते हैं बच्चों, P/Q इक्वल टू R/S। ये बच्चों अपना R होता है और ये अपना S होता है, ठीक है। तो बताओ P तो कितना है, 40, ठीक है, Q कितना है, 60, ठीक है, इक्वल टू R अपना क्या है, x, और S कितना है यहाँ पर 3। क्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है बच्चों। कर दीजिए इसको सोल्व। 40/60 इंटू 3, 4 12 120, मतलब 2 ओम, ओके, इसका आंसर आ गया 2 ओम।
क्लियर यहाँ तक। फिर इसमें क्या पूछा है, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो x है ना, x है, ठीक है, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो अपन जानते हैं एक व्हीट स्टोन सेतु है, व्हीट स्टोन सेतु में ये होता है P, ठीक है, ये यहाँ पर क्या होता है Q, ये इधर क्या होता है यहाँ पर R, और R अपना क्या है X, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है ये S, ये ऐसे परिपथ बना हुआ होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो बताओ इसमें धारा प्रवाहित होगी वो सेम ही होगी, क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु तो संतुलित अवस्था में होता है, ठीक है, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो सेम ही होगी। x का मान जब आ गया अपने पास में, x का मान कितना है 2 ओम है, s का मान कितना है 3 ओम है, तो इसमें ये जो है ना, इसका टोटल प्रतिरोध कितना है बच्चों, इसका टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, इस वाले का टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, क्योंकि इसमें आपको धारा चाहिए बस, ठीक है, तो ये 2 और ये 3, 5 हो गया, ठीक है। बैटरी की दी हुई आपको 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई, तो आई इक्वल टू 6/5, तो कितना आएगा 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों लाइक और शेयर करते रहिए फटाफट, ठीक है, दबा के लाइक शेयर करते रहो। आगे का क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने दो तुम्हें समझाया था किरचॉफ का नियम, ठीक है, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है, धारा कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक बार इसकी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, देख लीजिए। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो बुक लिया ना, नहीं है तो मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ डायग्राम, ठीक है। ये 100 ओम का प्रतिरोध है, एक व्हीट स्टोन सेतु का है, इसने व्हीट स्टोन सेतु है, लेकिन ये संतुलित अवस्था में नहीं है। ये 10 ओम का है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये इधर एक प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है, ये कहा है कि ये 60 ओम का है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इसको कहा है इसने 5 ओम का है, ठीक है। इसमें कहा है धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों I1, इसमें इसने कहा है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1 माइनस IG। यहाँ पर भी बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है, ठीक है, और ये इधर ऐसे जा रहा है। कहा है कि इसमें एक धारा प्रवाहित हो रही है IG, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ है 15 ओम, ठीक है। इस वाली शाखा में धारा प्रवाहित हो रही है I2 प्लस IG, ये तो आप जानते ही हो, ये तो सब मैंने बताया हुआ है तुम्हें जब व्हीट स्टोन से तो पढ़ा रहा था, ठीक है। यहाँ पर एक बैटरी जोड़ी हुई है 10 वोल्ट की, कुंजी लगा दी, मैं हिंट दे दूंगा, ठीक है, करना आपको है। कहा कि व्हीट स्टोन सेतु की जो 4 भुजाएं हैं, इनमें चित्रानुसार इसके प्रतिरोध निम्नवत है। ए बी अपना 100 ओम है, यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये सी है और ये डी है। कहा कि ए बी 100 ओम है, बिल्कुल है भाई। बी सी जो है ये 10 ओम है, बिल्कुल है। सी डी कितना है 5 ओम, डी ए कितना है 60 ओम, ठीक है। कहा कि गैल्वेनोमीटर को बी डी के मध्य, इस बी डी के मध्य जोड़ा गया है, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए, जबकि ये विभव 10 वोल्ट है, ठीक है। तो आई जी, इसमें इस क्वेश्चन में आई जी पूछा है, आई जी पूछा है आपको, आई जी नहीं, इसमें आप I1 भी ज्ञात कर लो, I2 भी ज्ञात कर लो, ये भी ज्ञात कर लेना। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको यहाँ पर किरचॉफ के नियम का उपयोग करना है। देखो यहाँ पर एक लूप ये बन जाएगा बच्चों, एक लूप ये बन जाएगा, एक लूप ये वाला बना दो, एक लूप ये वाला और बना देना, यहाँ पर 3 लूप बना लेना, क्योंकि आपकी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी, जब आप ये वाला लूप बनाओगे इसके लिए आप इक्वेशन लिखोगे, किरचॉफ का नियम तो आप जानते ही हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन का इसमें ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर ये लूप बन जाएगा, इस लूप में आप वोल्टा की समीकरण लिख लेना इसके लिए। तो इसमें एक I1 भी आ रहा है, इसमें I2 आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। IG भी आ रहा है, देखो IG भी आ रहा है, 3 चीज़ें आ गई कि नहीं। अब 3 चीज़ों वाली समीकरण को तो आप सरलता से हल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं, इस वाले में भी आप देखोगे I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, IG भी आ रहा है, वही 3 मान वाली समीकरण बन गई I1 I2 IG की। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, ये वाला लूप बनाते हैं हम, देखो एक ये वाला लूप और बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ए ऐसे जाएंगे, ए फिर डी सी, फिर वापस से कैसे आ जाएंगे, ए पर आ जाएंगे। तो ये एक लूप और बनेगा, इस लूप के लिए आप वोल्टा की समीकरण लिखोगे ना, तो ये समीकरण आप किसके टर्म में आएगी, I2 और जी के टर्म में आएगी केवल। तो इससे एक आप काम कर लेना, I2 का मान IG के रूप में निकाल लेना, क्योंकि हमें तो IG ज्ञात करनी है। I2 का मान इस वाली तीसरी समीकरण से IG के रूप में निकाल लेना, और जो स्टार्टिंग की जो दोनों समीकरण हैं, उन दोनों समीकरण में जहाँ पर I2 लिखा हुआ है ना, वहाँ पर वो I2 का मान लिख देना, तो I1 और IG की समीकरण बन जाएगी दोनों, फिर आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, हिंट समझा दिया है, ठीक है। फिर भी नहीं आता है तो बच्चों मेरे से पूछना कि मैं इसको समझाऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 4 भरते हैं अब यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में प्रतिरोध R का मान क्या लिया जाएगा। तो मैं चित्र बना देता हूँ, हालांकि ये तो एक सेकंड का क्वेश्चन है, सेकंडों में कर दोगे बच्चों आप क्वेश्चन। आपको अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ये 20 ओम, ठीक है, ये इसमें कहा है ये 10 ओम, ये लीजिए ये कहा है 20 ओम, ठीक है। फिर ये आगे का है ये भी 10 ओम, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर जोड़ा है एक एमीटर, यहाँ जोड़ा एक प्रतिरोध का है कि ये R है, ये B है, ठीक है। और इनके यहाँ पर जोड़ा हुआ है एक बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी बच्चों। ये लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहा है कि एमीटर में इस R का मान, ये इसने कहा है कि इस R का मान क्या हो कि एमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो, 0, मतलब इधर प्रवाहित होने वाली जो धारा है ना वो 0 हो जाए। अब बच्चों एक बात सोचिए कि यहाँ पर एक अगर इसमें धारा प्रवाहित होने वाली 0 हो जाएगी तो ये तो पूरा परिपथ किस में आ जाएगा, संतुलन अवस्था में वेट स्टोन सेतु की तरह कार्य करेगा। मतलब 20/10 इक्वल होना चाहिए क्या, 20/10, और ये हो भी रहा है, मतलब ये वेट स्टोन सेतु को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ जब इसमें धारा कुछ भी प्रवाहित हो, है ना, क्योंकि ये बैलेंस कर रहा है यहाँ पर, इस परिपथ को इसने क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। ये मान देखो P/, ये PQ, ये RS, P/Q = RS बन रहा है, मतलब ये संतुलित हो रहा है ये परिपथ। अब संतुलित हो, या इसने कहा, अगर ये कहता भी नहीं ना कि I = 0 है, ठीक है, तो भी I = 0 ही होगी। अब उसके लिए बोले आप R का मान 1 ओम लो, 2 ओम लो, 3 ओम लो, कुछ चाहे जो भी ले लो, R का मान कुछ भी ले सकते हैं। तो आंसर होगा R का मान कुछ भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये संतुलित है, वेट स्टोन सेतु की तरह कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको समझाऊंगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जितने क्वेश्चन आज हो सकते हैं उतने में क्वेश्चन आपको करवाना चाहूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, बुक से पढ़ना क्वेश्चन को, कहा है कि एक विभवमापी है। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है, लेंथी क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखो, एक विभवमापी के तार की लंबाई आपको दी हुई है, कहा है कि L है, तथा इसके प्राथमिक, है ना, इसके प्राथमिक परिपथ में 2.5 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ी है प्राथमिक परिपथ में, और 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, इसके अलावा भाई तार तो होगा ही, तार का प्रतिरोध तो R तो है ही, इसके अलावा 10 ओम का प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। प्रयोग में कहा है कि 1.0 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई, जो द्वितीय परिपथ जो होता है उसमें 1.0 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई L/2 प्राप्त होती है। तो यदि प्राथमिक परिपथ में लगे इसी प्रतिरोध, ये जो 10 ओम है ना, इसका मान 2 गुना कर दिया जाए तो नई संतुलित लंबाई फिर क्या होगी, जो अभी इसके लिए आ रही है L/2, तो अब ये 2 गुना कर देने पर, ये संतुलित लंबाई क्या हो जाएगी। इसको बड़ी ध्यान पूर्वक समझना है बच्चों, ध्यान से समझना, मैं धीरे धीरे इसको समझाऊंगा, ठीक है। हर एक पॉइंट को यहाँ पर मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन में बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसमें जो अपन ने ये एक द्वितीय परिपथ में 1 वोल्ट है और इधर क्या है, L/2 है, ठीक है। तो 1 वोल्ट है, एक बताऊँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइड में, 1 वोल्ट है, इधर संतुलित लंबाई आपको प्राप्त हुई L/2, तो इंटू आप x करते हो कि नहीं, आप क्या करते हो बच्चों, x करते हो। इस x की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये x हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। ये हमें अभी देखो कहीं पर भी मैं x का मान मालूम नहीं है, x हमें ज्ञात करना है। अपना टारगेट यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आप क्या ज्ञात करो, x ज्ञात करो। क्या करोगे, x ज्ञात करेंगे। x ज्ञात करने के लिए x = बच्चों क्या होता है, I × K होता है, ठीक है। x = क्या होता है, I × K। तो x = I की बात करते हैं तो I बताओ यहाँ पर, I = क्या होगा, E अपॉन कैपिटल R प्लस में यहाँ पर इसको लिखूंगा R' लिख देता हूँ, ठीक है। R' लिख दिया। R' देखो, कैपिटल R तो हमें नहीं मालूम है, कैपिटल R हमें नहीं मालूम है, लेकिन R' इसने कहा है कि एक एक्स्ट्रा प्रतिरोध 10 ओम का, ये एक्स्ट्रा प्रतिरोध है 10 ओम का, ये यहाँ पर जोड़ा हुआ है। R' आपको कितना दे दिया, यहाँ पर 10 ओम दे दिया, ठीक है।
इंटू के इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं, क्या करना है। ठीक है, ये हर एक बात में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखिए बच्चों, ठीक है, तो x अपन जानते हैं x इक्वल टू क्या होता है, i इंटू के होता है। i इक्वल टू क्या होता है, e अपॉन कैपिटल R, जो कि विभवमापी के तार का प्रतिरोध तो होता ही है, जो हम लेते ही हैं। इसने आंतरिक प्रतिरोध के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए हमने उसको हटा दिया। नहीं, इसने धारा नियंत्रण के प्रतिरोध के बारे में कुछ कहा, तो उसको अभी हमने हटा दिया। इसने कहा है कि बस श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, उसको हमने आर डेस मान लिया, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा कि नहीं। और ये के अपन जानते हैं, ये कैपिटल आर अपॉन एल होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं एक्स को लिख देता हूँ। ठीक है, ई का मान कितना था, 2.5 था। कैपिटल आर, आर डेस यहाँ पर कितना है, 10, और ये आर अपॉन एल। बहुत अच्छी बात। चलिए अब यहाँ इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें आप देखो, इसमें x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए भाई 1 वोल्ट की द्वितीय परिपथ में बैटरी थी 1 वोल्ट की, उसके लिए संतुलन लंबाई L/2 प्राप्त हुई, विभव प्रवणता क्या होगी x। तो बच्चों x इक्वल टू ये इधर जाएगी, L/2 इधर जाएगी, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2/L। तो बच्चों मैं इस x की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2/L। तो 2/L, देखो मैंने ये मान कहाँ रख दिया, इस जगह रख दिया। ठीक है, तो 2/L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 अपॉन R प्लस 10 इक्वल टू R/L। क्लियर। तो ये L से L गया, L से L जाने से बच्चों ये R मिलेगा। अब देखो, तो ये 2R प्लस 20 इक्वल टू, सॉरी ये इंटू में है ना, ये तो 2.5R। क्लियर नहीं आता। ठीक है, ये R प्लस 10 है ना, इसको मैंने 2 से इंटू कर दिया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2R प्लस 20, ये 2.R हो गया। अब ये 2R को इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0.5R बनेगा, ये इक्वल होगा 20। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 डिवाइड 0.5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है नहीं, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी यार मैंने। 40, 5 चौक 20। एक बार और चेक कर लीजिए यार, कहीं मिस्टेक कर दी दिखती है। 2.5 ही था ये वोल्टेज। वोल्टेज चेक करो यार, इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। ये एक ही था, 2/L मैंने इसको कर दिया, 2.5 R। सही है, सही है। R प्लस ये 2R, 10 दूना 20, सही है। ये दे जाएगा माइनस 0.5R हो गया। R इक्वल टू 20/, सही है। ये 200, तो 5 चौक 20, 40 ओम आ गया बच्चों। ये आ गया बच्चों आपके पास में क्या, 40 ओम आ गया। आर का मान आ गया अपने पास में, आर का मान आ गया बच्चों क्या, 40 ओम। आगे बढ़ते हैं, देखो। अब देखिए, आर का मान आ गया, आर का मान आ गया 40 ओम आ गया। ठीक है, अब अपन को इसने क्या कहा है कि 10 ओम को 2 गुना कर दिया। ठीक है, अब आप x निकाल सकते हो ना, अब x आ जाएगी अपने पास में, नई विभव प्रवणता हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भाई, इसने कहा है कि R डेज को कितना कर दिया, 2 इंटू 10, 2 गुना कर दिया इसने कहा है, तब जाकर है ना इसकी नई संतुलन लंबाई प्राप्त करनी है। तो R डेज इक्वल 2 इंटू 10 कितना हो गया बच्चों, 20 ओम हो गया। जबकि हमने x इक्वल टू अभी लिखा था E अपॉन कैपिटल R प्लस R डेज इंटू R अपॉन L लिखा था हमने। x इक्वल टू ई कितना है, वही 2.5 है। कैपिटल R कितना आ गया, 40। R डेज कितना हो गया, 20। ठीक है, इंटू R वही 40 अपॉन L। ठीक है, तो x आ गया अपने पास में। इस x के लिए अब ये जो x आया ना, इसको आप x डेज कर दो, इसको आप x डेज कर दो। पहले वाले को हम x मान रहे थे। ठीक है, अब हम इसको x डेज, इस वाली x डेज के लिए इस नई संतुल्य लंबाई क्या होगी, जबकि द्वितीय परिपथ में द्वितीय वाले उसी के लिए तो पूछा है। ठीक है, उसका वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है। अब विभव प्रवणता होगी x डेज। अब नई संतुल्य लंबाई अपने लिए मान लो वो क्या है, L है ना, L है। तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, x डेज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन L लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन L लिख दो यहाँ पर x डेज की जगह। ठीक है, तो 1 अपॉन L इक्वल टू 2.5 बट्टे कितना हो गया, ये 60 इंटू 40 अपॉन L। इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर एक जीरो उठा दी मैंने। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो ये गई, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 30, तो ये आ गया।
ठीक है, और 5×25 और 5×6 = 30, ठीक है, 5×2 = 10, तो ये हो गया 10/6L हो गया। तो इसमें एल चाहिए ना अपन को, तो एल चाहिए, तो ये L = 6L/10 हो गया। तो L = आना चाहिए 0.6L, 0.6L, बिल्कुल आंसर आ गया, यही है 0.6L, 0.6L मीटर इसका आंसर होगा। देखिए बच्चों क्या किया हमने, मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ। देखिए अरे भैया चल जा यार। देखिए बच्चों ये थोड़ा यार ऊपर नहीं जा रहा, क्या बात हो गई यार, मिस्टेक। देखिए क्या किया हमने, स्टेप बाय समझना है आपको। आपको क्या दिया हुआ है, ये प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, आपको हाँ ये प्रतिरोध दिया हुआ है भाई, जो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ा है वो 10 ओम का प्रतिरोध है, पर तार का प्रतिरोध नहीं दिया आपको, है ना। प्राथमिक परिपथ में आपको बैटरी का मान दे दिया, उसका विद्युत भागबल का मान दे दिया, और कहा कि तार की लंबाई L है बस। तो अब उसकी विभवपूर्णता आपने लिखी, x = क्या होता है भाई, I क्या होता है, I हम जानते हैं E/R+RD होता है, हमें R नहीं मालूम था, R निकालेंगे। अब देखो R अपना टारगेट हो गया निकालना। फिर दूसरी कंडीशन इसने दी है कि जब 1 वोल्ट की बैटरी है ना, उस 1 वोल्ट की बैटरी के लिए संतुलन लंबाई L/2 आती है। 1 वोल्ट की बैटरी के लिए क्या आती है, संतुलन लंबाई L/2 आती है, देखिए, ठीक है, ये L/2 संतुलन लंबाई आती है। जबकि विभवपूर्णता के बारे में कुछ नहीं कहा ना, यहाँ पर x ही है, तो x = 2/L। उसी विभवपूर्णता पर इसकी संतुलन लंबाई L/2 है, और वो विभवपूर्णता क्या है, x = ये वाली है, ठीक है। तो क्यों ना हम ये x का मान यहाँ रख दें, तो ये x का मान हमने यहाँ पर रख दिया बच्चों। तो ये जब हम x का मान यहाँ रखेंगे तो फिर ये क्या होगा, देखिए ये अपने पास में R का मान आ गया, ठीक है, R का मान कितना आ गया, 40 ओम आ गया। R का मान कितना आ गया, ठीक है, 40 ओम इसका हमारे पास में इसका मान प्राप्त हो गया, R का मान आ गया। जब ये R का मान हमारे पास में 40 ओम आ गया, तो हम ये मान रख सकते हैं कि नहीं अब, ठीक है, ये मान हम वापस से रखेंगे किसमें, प्रवणता में रखेंगे। काहे कि अब इसने ये एक बात और कही कि अब अगर जो ये 10 ओम का जो प्रतिरोध जोड़ा है ना हमने, उसका मान अगर हम दोगुना कर दें, इसका मान अगर हम दोगुना कर दें, तो दोगुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब नई संतुलित लंबाई, तो ये L ये आपको निकालनी थी, ये L निकालनी है। तो एक बार बताओ, जब ये प्रतिरोध बदल जाएगा, ठीक है, तो इसकी विभवपूर्णता भी तो बदल जाएगी। अब वो विभवपूर्णता क्या होगी, x' होगी। तो E/R+RD इंटू R/L, R तो वही रहेगा ना, तार का प्रतिरोध। R का मान हमने निकाल लिया, 40 ओम आ गया। ये सब मान रख दिया हमने यहाँ पर, और इधर से हमने इसको जब सॉल्व किया कि x' = क्या हो गया, 1/L हो गया। तो ये 1/L में यहाँ पर रखूंगा इस x' की जगह। तो ये हमारे पास में ये वाली ऐसी इक्वेशन बनेगी, जब हम इसको सोल्व करेंगे फिर, तो L = आ जाएगा 0.6L, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ चुके हैं, ठीक है। तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, करना आपको है बच्चों, करना आपको है, देखो मैं समझा दूंगा, ठीक है। जित आप करो कमेंट बॉक्स में अपने, मेरे नंबर है ही आपके पास में, ठीक है, उसमें मैसेज करो, ठीक है, आंसर बताओ मुझे, नाम डाल दिया करो अपना साथ में कि भाई मैंने किया है ये, ठीक है। ये 100 ओम, ठीक है। और बाकी जो मेरे कांटेक्ट में नहीं है वो स्टूडेंट मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाला करो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, और जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे से पूछ लिया करो कमेंट बॉक्स में डालकर। मैं ज़रूर समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं केवल मेरे स्कूल वाले स्टूडेंट्स के लिए इसको कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है इसी, ठीक है। यहाँ पर एक और प्रतिरोध जोड़ा हुआ है इस जगह, ये है बच्चों x। यहाँ पर एक बैटरी जोड़ी भी है E, कुंजी है K। चलिए, अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, धांसू लग रहा है, ठीक है, आप शेयर करो बच्चों, लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को जितना हो सकता है उतना लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है।
देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में प्रतिरोध चित्र में दर्शाए अनुसार लगे हुए हैं। चित्र में x का मान कितना होना चाहिए कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में हो जाए। बच्चों संतुलित अवस्था में हो जाए, सिंपल सी बात, संतुलित अवस्था में हो जाए इसका मतलब ये तो मान जीरो रहेगा। ये मान जब जीरो रहेगा तो ये अपना क्या है p, ये अपना क्या है q, ये अपना r और ये s। बच्चों p अपॉन q इक्वल टू r अपॉन s करना है। p कितना है बच्चों 100 ओम, p कितना है 100 ओम, ठीक है। q कितना है 10 ओम, r कितना है, r देखो अब बहुत ही ईजी है, r कितना है, ये दोनों समांतर क्रम में है कि नहीं, तो r इक्वल टू मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्या 100x अपॉन 100 प्लस x, ये अपना r है, ठीक है। 100x अपॉन 100 प्लस x अपॉन में s कितना है बच्चों 5, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लेना, ये 100 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेना। ये आंसर इसने पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों बोर्ड एग्जाम में एक बार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी करा देता हूँ क्वेश्चन, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है देखो, 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक का मानक सेल, मानक सेल ES 1.1 वोल्ट, इसका विभवमापी तार पर इसकी संतुलन लंबाई मान लो ये L1 है, 0.88 मीटर है। 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवमापी 1 ओम के प्रतिरोध, ठीक है, इस पर सिरों का विभवांतर विभवमापी के तार की 0.20 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। मतलब L2 दिया है इसने 0.20 मीटर, काय की R 1 ओम है इसके लिए, ठीक है। ये करवा रहा क्या है यहाँ पे, यदि परिपथ के श्रेणी क्रम में, अच्छा ये एमीटर का अंश शोधन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एमीटर के काय कि परिपथ के श्रेणी क्रम में एक एमीटर जुड़ा हुआ है और उसका धारा का पाठ्यांक आता है 0.20 एम्पियर आता है। तो एमीटर में त्रुटि निकालो भैया, डेल वी निकालो, सॉरी डेल आई निकालो, इसमें डेल आई निकालना है। डेल आई के लिए बच्चों आपको किसकी जरूरत होगी, आईडीज की जरूरत होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो करना क्या है, इसमें आई दिया हुआ है, आई डेज निकालना है। आई डेज इक्वल टू क्या होगा XL2, आई डेज इक्वल टू क्या होगा, अभी मैंने बताया था ना मीटर का अंशोधन करवाया था, तो आई डेज इक्वल टू क्या होगा XL2, x यहाँ से आएगा ES अपॉन L1, ठीक है। तो ES कितना है बच्चों, ES 1.1, L1 कितना है 0.88। मैं चेक कर लेता हूँ इसका मान यहाँ पर इनटू, फिर यहाँ पर आई डेज इक्वल टू 1.1 अपॉन 0.88 इंटू L2 कितना है 0.20, ठीक है। आई डेज आ जाएगा, आई है अपने पास में डेल आई, त्रुटि पूछा इसने, आई माइनस क्या कर देना बच्चों, आई डेज कर देना। तो ये 0.20 है, माइनस कर देना 1.1 बट्टी 0.88 इंटू 20, 0.20, ठीक है। सोल्व करना बच्चों, इसका आपको त्रुटि मिल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एमीटर के अंशोधन वाला पर आधारित न्यूमेरिकल है, सीधा न्यूमेरिकल है ये तो, ठीक है, आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, नहीं कर पाते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों ज़रूर पूछना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 विभवमापी के एक प्रयोग में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक का सेल है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। E1 इसने कहा है, हाँ E1 ही है, E1 1.25 वोल्ट तुलना वाली पर आधारित क्वेश्चन है। इसके लिए संतुलन लंबाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, 4.25 मीटर, 4.25 मीटर। इसने कहा कि एक अन्य सेल के लिए, अन्य सेल का विद्युत वाहक बल E2 है भाई साहब, ठीक है। तो ये L2 6.80 मीटर हो गया, 6.80 मीटर हो गया। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल बताओ। तो बच्चों क्या दिक्कत है भैया, E1 अपॉन E2 इक्वल L1 अपॉन L2 होता है कि नहीं, सूत्र लगाओ आंसर आ जाएगा। E1 का मान रखो 1.25, L1 का मान 4.25, L2 का मान 6.80, E2 का मान निकालो, ठीक है। इसको कोई हल कराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सा, मतलब क्या बोले इनको, लल्लू है ना, लल्लन टॉप क्वेश्चन है ये, लल्लन टॉप, ये लो भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि 10 मीटर लंबा एक विभवमापी है, 10 मीटर लंबे तार का विभवमापी, भैया L दे दी इसने, पूरी तार की लंबाई बता दी 10 मीटर। तार का प्रतिरोध इसने कहा है भाई 1 ओम पर मीटर है। तो बच्चों 1 ओम पर मीटर है बच्चों, 1 ओम पर मीटर, पूरा तो नहीं आया ना, तो ये तो R अपॉन L वाला सिस्टम बन गया। तो R इक्वल टू क्या हो गया, 1 ओम पर मीटर इंटू L कितना 10, तो R कितना आ गया 10 ओम, R कितना आ गया 10 ओम। कहेगी इसके श्रेणी क्रम में 2.2 वोल्ट 2.2 वोल्ट की बैटरी
व नगण्य प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर जीरो, आपको स्मॉल आर क्या लेना है, जीरो लेना है, का संचायक सेल में एक उच्च प्रतिरोध जोड़े गए हैं। एक उच्च प्रतिरोध, मान लो उच्च प्रतिरोध, आप वही आरडीएस ले लो भाई, आरडीएस नहीं दिया है, इसने कहा कि उच्च प्रतिरोध जोड़े गए हैं। विभवमापी के तार पर 2.2 वोल्ट पर मीटर विभव प्रवणता प्राप्त करने के लिए x इक्वल टू का है कि 2.2 मिली वोल्ट है, ये मिली वोल्ट है, मिली वोल्ट पर मीटर, तो इसको अपन बदल देंगे 2.2 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर हो गया, वोल्ट पर मीटर हो गया। x भी दी हुई है आपको। विभव प्रवणता प्राप्त करने के लिए उच्च प्रतिरोध का मान कितना लेना पड़ेगा, उच्च प्रतिरोध का मान कितना लेना पड़ेगा बच्चों, x इक्वल टू आप यूज करो के आई, x इक्वल टू यूज करो बच्चों क्या, के आई, x का मान दिया हुआ है, i का मान अपन जानते हैं, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। तो x इक्वल टू तो कितना, x तो है 2.2 इंटू 10⁻³ के यहाँ पर अपन जानते हैं r अपॉन एल होता है, के अपॉन इक्वल टू क्या होता है, r अपॉन एल होता है, ठीक है। तो मैं एक बार पहले i की वैल्यू लिख देता हूँ, e अपॉन कैपिटल R प्लस आर डेस, कैपिटल R प्लस आर डेस इंटू R अपॉन एल, ये लीजिए, ठीक है। अब ये मान रख दो 2.2 इंटू 10⁻³ ई का मान 2.2, ठीक है। किसका मान पूछा इसने, आर डेस का मान ही तो पूछा है, उच्च प्रतिरोध का मान कितना होगा, आर डेस ही पूछा है इसमें, आर का मान तो 10 आ ही गया था, ठीक है। आर डेस कितना है, चलो आर डेस तो पूछा है, आर 10 और ये अपॉन 10, ये तो कैंसिल हो गया। अब बच्चों आर डेस निकाल लेना है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, सोल्व कर लेना, ठीक है बच्चों, हो जाएगा, आर डेस का मान आ जाएगा आपके पास में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये भी लल्लन टॉप ही क्वेश्चन था, तो ये भी लल्लन टॉप क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी फटाफट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और कर लेते हैं। विभवमापी के प्रयोग में E1 व E2 विद्युत वाहक बल है। कहा है कि भाई एक तो है E1, ऐसे कहा है कि E1 है और E2 ये दो विद्युत वाहक बल है, और साथ में कहा है कि E1 इज ग्रेटर देन है बच्चों E2 भी कहा है कि दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कहा है कि दो सेल है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। ये E1 है और ये E2 है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संतुलित लंबाई, इनके लिए संतुलित लंबाई L1 आ गई बच्चों, कितनी 60 सेंटीमीटर आ गई, पर प्राप्त होती है यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाए। कम वोल्टता वाला कौन है, E2 है, तो इसने कहा भैया ये कर दिया E1 और इधर जोड़ दिया ये ऐसे E2 का, ठीक है। और इसके लिए संतुलित लंबाई फिर 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात E1 अपॉन E2 निकालो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्या दिक्कत है भैया, ठीक है। अपन एक काम जानते हैं भाई, E इक्वल टू क्या होता है, XL होता है, E इक्वल टू क्या होता है, XL। आप इसका तुल्य विद्युत वाहक बल निकालो, डायरेक्टली सीधे रूप से जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो E1 प्लस E2 हो गया, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 कितना आ गया बच्चों 60, ये L1 कर दो इसको, E1 प्लस E2 कितना हो गया L1। इधर यहाँ पर इसको विपरीत क्रम कर दिया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, E1 माइनस E2, ये L2 हो गया भाई। x यहाँ पर भी x होगा, x है ना, या चलो मैं लिख देता हूँ ये x, यहाँ पर भी x। E1 प्लस E2 के लिए संतुलित लंबाई L1 आई, तो x इंटू L1, E1 माइनस E2 के लिए x L2 हो गया। अब डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो ये E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 बन जाएगा। लेकिन आपको चाहिए E1 अपॉन E2, चाहिए क्या, E1 अपॉन E2 चाहिए, बना दो, बना देंगे भैया, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, E1 इंटू L2 प्लस E2 इंटू L2 इक्वल E1 इंटू L1 माइनस E2 इंटू L1, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब एक काम करो, E1 वाले को एक साइड लो और E2 वाले को एक साइड लो, तो E1 ये इधर आ गया, तो मैंने लिखा E1 L2 माइनस E1 L1, ठीक है। और ये इधर गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी इधर गया तो अरे कोई दिक्कत हो गई क्या, E1 इंटू L2, E2 इंटू L2, E1 इंटू L1 माइनस E2 इंटू L1। अभी क्या करें भैया, अब क्या करें, ये इधर आ गया, माइनस हो गया, या एक काम करता मैं, इसको इधर भेज देता ना, इस वाले को इधर भेज देता, इसको हटाओ यहाँ से, इसको भेज दो इधर, इसको इधर भेज दो और इसको भेज दो इधर, ठीक है, ये करना है हमें। तो अब देखो ये इधर बनेगा E2 L2 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा E2 L1 और ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा E1 L1 माइनस E1 L2 हो गया, कॉमन आ गया,
E2 L1 प्लस L2, ये तो L1 प्लस L2 हो गया, E1 कॉमन आ गया, L1 माइनस L2 बन गया, बहुत अच्छी बात। अब आपको क्या चाहिए, E1 अपॉन E2 चाहिए, E1 अपॉन E2 कर दो, तो E1 तो E2 इधर भेजोगे तो इसको इधर भेजोगे, तो ये L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो बच्चों L1 कितना है, L1 है 60, L2 कितना है 20 अपॉन 60 माइनस 20, ऊपर कितना हो गया 80/40, 80/40, तो 2:1, आंसर आ गया 2:1, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये अपने बच्चों कुछ क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, छठा चैप्टर बच्चों आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो अच्छे लगे, लेक्चर अच्छे लगे बच्चों, इसको लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए और बच्चों सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, प्रमोट करिए इसको, आगे अपने दोस्तों में फैलाइए आगे तक। ठीक है, और आगे स्कूलों में भी सेंड कर सकते हो, कोई ग्रुप में सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं पर भी, फेसबुक में अगर कहीं कोई ग्रुप है आपका, स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप है, वहाँ पर आप इनको शेयर करो बच्चों, जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पर देखो पूरा कंप्लीट यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ रहा हूँ, पूरा कंप्लीट यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल तक मैं आपको साथ में करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अपन केवल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं करवा रहा, एक्स्ट्रा में जहाँ मुझे आवश्यकता होती है वहाँ पर मैं ज़रूर समझाता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा के कुछ अपन न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर लेते हैं। तो ये अपना छठा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अपना यूँ बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक हो बच्चों, आपके लिए खुशखबरी है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी कंप्लीट हो चुकी है, स्थिर वैद्युतिकी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का ये झमेला जो है ना, अब आपके ये हट गया होगा, अब आएगा चुंबकीय क्षेत्र का झमेला स्टार्ट हो जाएगा अब। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र वाला हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।